हेलो फ्रेंड्स, ये प्राचीन इतिहास का ये भाग 3 है जिसमें हम आगे के जो एमसीक्यूज़ हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उसको डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस वंश ने मंदिरों ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस है गुप्त वंश, पाल वंश या राष्ट्रकूट या प्रतिहार वंश। ठीक है, तो गुप्तों ने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को जो है ग्राम दान दिए थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ये है कि हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग के उपयोग हुआ था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लाल रंग के थे। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? ठीक है, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में या धर्म काल में? तो आप ऐसा हम सब जान रहे हैं कि जो धर्मशास्त्र के समय धर्मों को बांटा गया तो धर्म के हिसाब से जाति बटे, तो इसलिए अछूतों का जो अवधारणा था स्पष्ट रूप से धर्म शास्त्र के समय हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र, पहला ऑप्शन है इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी और स्वर्ग, पौधे और जड़ी बूटियों के संबंधित देवतागण, सोम और लास्ट ऑप्शन है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। ठीक है, सो ऋग संहिता के 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम और इसे पेय पर नामांकित देवता थे। ठीक है, इस पर ये पूर्णतः 9वां मंडल समर्पित है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? ये कई बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ये है समुद्रगुप्त को हम लोग क्या भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/2, 1/4, 1/6 और 1/8। तो ये है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 1/6 इसका सही होगा आंसर, ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? ठीक है, आजीविकों के, धारुओं से, जैनों ने या तांत्रिकों ने? ठीक है, तो जो बराबर की गुफाएं हैं ये आपके मध्य प्रदेश श्रेणी में मिलेंगे। ये जो हैं ये आपके आजीविकों के लिए आश्रय का बना हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व? ठीक, तो उनका जो सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व, क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैन साहित्य को क्या बोला जाता था? आगम। याद रखा, कई बार ये पूछा गया है कि जैन साहित्य को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इनको जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। ठीक, तो ये नाम याद रखेंगे कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है कि जैन साहित्य के सबसे प्राचीन और एवं अधिकृत ग्रंथ 14 पूर्वों या पर्वों में माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जो ज्ञान सीधे महावीर से उनके शिष्यों को हुआ। प्रथम जैन परिषद में स्थूलभद्रों ने पर्वों को 12 अंगों में संकलित किया था, किंतु अब 11 रह गए हैं। लेकिन फिर भी आप इनको 14 पूर्व की तरह याद रखेंगे, उप पर्व नहीं होगा। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ठीक, 14 पूर्व। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ठीक है, नगरों की पूर्णकालिक महत्वपूर्ण विशेषता किस काल विशेषता थी? जो क्रमिक पतन की बात करते हैं, गुप्त काल में, प्रतिहार युग में, राष्ट्रकूट में या सातवाहन काल में? तो नगरों का जो क्रमिक पतन था वो था आपका गुप्त काल में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 112, स्तंभ प्रथम, मतलब ये कॉलम जो है रचना को बता रहा है और ये दूसरा कॉलम जो है लेखक को बता रहा है। तो नागानंद
हर्षचरित्र, तुगलकनामा, तुहाफत उल मुकहतिन, नील दर्पण। ठीक है, तो देखिए ये किसने लिखा था, ये सब हमको मिलाना है। ठीक, तो मैं ऑप्शंस हम लोग मिलाएंगे, पहले मैं ये डायरेक्ट मिलान कर देता हूँ। जैसे आपके पास थे, ये हो जाते हैं, जरा मैं चलिए इसी प्रकार से हम देखें तो आपके ये जो नागानंद थे, ठीक है, इसने इनको लिखने वाले हर्षवर्धन थे। ठीक, फिर रखा हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र किसने लिखा था, ये बाण भट्ट ने लिखा था हर्षचरित्र। ठीक, फिर उसके बाद तुगलकनामा। ठीक है, देखो तुगलकनामा लिखने वाले ये थे अमीर खुसरो। ठीक है, तुगलकनामा किसने लिखी थी, तो तुगलकनामा लिखने वाले अमीर खुसरो थे। ठीक, ये होगा इसका आंसर। नील दर्पण जो है दीनबंधु ने लिखा था, और ये हो जाता है आपका, और देखो कि तुहाफत उल मुहद्दीन जो लिखने वाले ये राजा राम मोहन राय थे। ठीक, तो इस तरह से मैं सारे को मिला दे रहा हूँ, आप आंसर देखिएगा। जैसे ये नागानंद जो है वो हर्षवर्धन ने लिखी थी, हर्षचरित्र बाण भट्ट ने लिखा था, तुगलकनामा अमीर खुसरो लिखे थे। ठीक है, तुहाफत उल मुहसिन राजा राम मोहन राय ने लिखी थी, नील दर्पण जो है दीनबंधु ने लिखी थी। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, निम्न में क्वेश्चन 111, निम्न में भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, खराज, खम्स, उस्र और मुक्तई। ठीक है, तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला इंगित जो करता है वो मुक्तई होता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको कि जिन राजवंशों में किसका निम्न राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, कदम, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, तो आप देखेंगे चेर, चोल और पांड्य के बीच संगम हुआ था, संगम किस कहा जाता है। ठीक है, इसमें कौन नहीं था, तो कदम जो है इसके ऑप्शन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं का उनके संबंध 4 स्थानों का सुमेलित कीजिए। तो देखिए गौतम बुद्ध जो है लुम्बिनी में जन्म हुआ था, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, और निधन कुशीनारा में हुआ था। तो इस प्रकार से 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कवि बाण कहाँ का निवासी था, पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कवि जो बाण थे वो थानेश्वर में निवास रहते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, इसका होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। ठीक है, तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों से, पत्थर से, लकड़ियों से या मिट्टी से। ठीक है, तो 115 पाटलिपुत्र जो में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वो मुख्यतः वो आपका लकड़ी से बना हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक है, तो यह होगा आपको आप देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परसुनी। अगर ऐसा दिया है ऑप्शन तो परसुनी की नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि सुदास जो थे वो 10 राजाओं के बीच लड़ रहे थे। ठीक, 10 राजाओं के अगेंस्ट में सुदास लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये उसको सुदास का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची। ठीक है, तो वेनसांग के समय जो मथुरा हुआ करता था वो सबसे, ऑप्शन बी, मथुरा जो है सूती कपड़ों का उत्पादन के सबसे प्रसिद्ध नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। ठीक, तो हम सब जानते हैं कि जो श्रीलंका था वो अशोक के काल में नहीं था, साम्राज्य में शामिल नहीं था। अफगान से लेकर वो कलिंग तक जीत चुका था। कलिंग मतलब ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। उपज का चौथा, उपज का छठा, उपज का आठवां और उपज का आधा भाग हुआ करता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन को पढ़ा है, 1/6 जो है वो गुप्त युग में लिया जाता था। ठीक है, जैन धर्म के पूर्व प्रवर्तक महावीर स्वामी के जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ये हम सब जान रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है कुंडलवन में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जैन महावीर जो स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे, तो उनका जो जन्म स्थल है वो कुंडलग्राम है। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। चौथी शताब्दी, छठवीं, दूसरी या पहली शताब्दी। ठीक है, तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था वो छठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्वप्नवास वद्यता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर। ठीक है, तो जो स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं वो थे आपके भास। ठीक है, तो ये इनकी रचयिता थी स्वप्नवास वदत्ता। ठीक है, ये भास की रचना थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कनिष्क ने। ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। राजा नेक्स्ट है, राजा खारवेल का नाम किस लेखक के साथ जुड़ा है। गिरनार स्तंभ से, जूनागढ़ स्तंभ से, हाथी गुफा अभिलेख से, सारनाथ में। देखो राजा खारवेल जो थे उनका जो संबंध था वो था हाथी गुफा से। ठीक है, के साथ जुड़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए। ठीक है, तो नालंदा विद्यालय से जो है वो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए चीनी यात्री वेनसांग भी यहीं आया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक है कल्हण, विल्हण, जैनक या चंद्रबरदाई। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के लिखाएँ हम कई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चंद्रबरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। चलिए हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। ठीक, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग है वो था गुप्त युग। ठीक है, कुमारगुप्त जी ने इसको बसाया था, इसलिए गुप्त युग कहा जाता है। नेक्स्ट साइड में देखिए, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं। कहाँ से? तमिलनाडु के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी ऑप्शन बी होगा, कर्नाटक होगा ये। चलिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना का नाम है
स्थापक के नाम है, मतलब जो इन्होंने बनाया था। देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल ये तथा नरेंद्रपाल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है, कई बार ये पीएससी वगैरह में, बिहार पीएससी में पूछा गया है, धर्मपाल जी ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के किस विनाश के कारण थे? मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल। ठीक है, तो जो मुसलमानों की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ, ठीक है, माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था वर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। ठीक है, तो जावा सुमात्रा से ताम्रलेख, ऑप्शन डी जो है जावा सुमात्रा, ये जो है आपका ताम्रलेख में दिखाया गया है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्न में किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह युग को। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाता है आपका ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सही कथन चुनिए। आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है। पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, इनमें से आप देखें तो जो आर्यभट्ट है एक गणित ग्रंथ है, ये हम सब जान रहे हैं, तो ऑप्शन ए होगा सही आंसर। निम्न में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? निम्न में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मानंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो घनानंद जो थे, ऑप्शन बी, घनानंद जो थे वो मगध के राजा सिकंदर महान का समकालीन था। ठीक है, इस तरह से बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन दिया है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश के राजा, ठीक है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश के राजा स्थापित हुआ? ठीक है, तो कौन सा वंश का राज हुआ? शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या शुंग वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुआ। ठीक, महापद्मन ये जैसा दिया है, मौर्य वंश, शुंग वंश। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ठीक है, तो प्रथम जो सभा आयोजित की गई थी वो राजगृह में की गई थी। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं ये बता दूं कि राजगृह था, तो जो सन था कभी पूछा जाता है, तो 483 ईस्वी पूर्व में क्या होता, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ? राजगृह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्म दमन, रीति और रिवाजों की अस्वीकृति। ठीक है, तो जो आत्मदहन वाली बात थी, ये बौद्ध और जैन धर्मों में समान नहीं था। ठीक है, वो दोनों का मत अलग अलग था। बाकी अहिंसा को दोनों मानते थे, वेदों के प्रति उदासीन थे, वो रीति और रिवाजों के अस्वीकार करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, असत्य कथन चुनिए। गणितीय कृति लघु भास्करी भास्कर प्रथम द्वारा लिखित है। गणितीय कृति लघु भास्करी भास्कर प्रथम द्वारा लिखित है। वच्छाली अभिलेख में पाट्टिगणित
भी है। दशमलव विधि यूरोपियों द्वारा ढूंढी गई। गणितीय तिलक 11वीं सदी की कृति है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन हो जाता है वो असत्य जो हो जाता है, मतलब गलत जो हो जाता है, वो ऑप्शन सी, दशमलव विधि यूरोपीय नियम भारतीयों ने ढूंढा था। ठीक है, तो बाकी सब सही है, सिर्फ जो असत्य हो जाता है ये विधि, ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन हिसाब से सी सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र को जो बसाने वाले थे वो थे उदयन, जो थे पाटलिपुत्र को बसाया था। उदयन जी तो पाटलिपुत्र को बसाया था। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है, आप क्या देख रहे हैं कि बौद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के, कनिष्क में, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के और हर्ष के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कनिष्क के युग के काल में, मतलब ऑप्शन बी जो होगा, कनिष्क के युग काल में बौद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हो गया। ठीक है, कनिष्क राजाओं के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, बोधगया, देव या रांची। ठीक है, तो जो देव नगर है, नगरों में कहीं, यहाँ तो कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पे है। ये जो देव है नगर, इस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। बोध गया में, एक्चुअली ये बिहार का है, बिहार में है। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बना गया, जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को अपना प्रथम प्रवचन दिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो हम सब जानते हैं बोधि वृक्ष के नीचे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बी होगा इसका सही आंसर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के काल में। ठीक है, मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगिरी। तो देखिए, जो अशोक थे उसके काल में तृतीय संगति हुई थी। अशोक के काल में मैं आपको बता दूं कि राजा अशोक के काल में तृतीय संगति होती, तीसरी संगति हुई थी, और यह 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, तीसरी संगति, ठीक है, 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र शिष्ट ने की थी। ठीक, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 149वां क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टी में या पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है कि वैशाली में जो है प्रथम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था देखी गई थी। चलिए नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? ठीक है, सातवाहन, कुषाण, कर्ण या गुप्त। तो शुंग के बाद जो आने वाली डायनेस्टी थे या जो राजवंश था वो थे आपके कर्ण थे। ठीक है, जो कर्ण थे वो शुंग वंश के बाद आए थे। ठीक है, क्या है कि अंतिम शुंग शासक देवभूति का उसके मंत्री वासुदेव ने 72 ईसा पूर्व में वध कर दिया। ठीक है, तब भारत में कर्ण वंश की नींव रखी। ठीक, तो शुंग वंश के जो राजा थे उनका नाम था देवभूति अंतिम। ठीक है, इनको जो मारने वाला था उन्हीं का जो मंत्री था जिनका नाम क्या था, वासुदेव। तो वासुदेव ने इनको मारा और कर्ण वंश की स्थापना कर दी। तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि वैनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया? ठीक है, तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। ठीक है, ये सब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में वैनसांग पढ़ने आए थे। ठीक है, तो
इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन या कालिदास? तो कुमार संभव तो विश्वविख्यात है, वो कालिदास द्वारा लिखी गई थी। क्या आंसर क्या होगा? डी होगा इसका आंसर। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? ठीक है, तो आपके जो विशाखदत्त थे, ठीक, इनके ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखो, कहने के लिए अर्थशास्त्र है, लेकिन है ये क्या? राजनीतिक नीतियाँ। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। इसके बाद आप देखें, यह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्यावन, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? ठीक है, तो हम सब जानते हैं इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का पूर्णतः वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा सही आंसर। तो इस तरह से हमने ये 50-51 ये आपके क्वेश्चन थे MCQ, जिन्होंने अभी हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो आगे के वीडियो के लिए चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।